समीर आज बहुत थक गया था। हवेली में प्रवेश करते ही उसने सबसे पहले नीना के बारे में पूछा। साहब जी, वह तो हवेली के पिछले हिस्से में मौजूद हैं। नौकरानी ने नजरें झुकाकर जवाब दिया। सोनू? सोनू कहाँ है? साहब जी, वह अपने कमरे में सो रहा है। नीना वहां क्या कर रही है? उसने गुस्से से पूछा। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि उसे हवेली से बाहर निकलने की अनुमति मत देना? तुम्हें मेरी एक बार कही हुई बात समझ क्यों नहीं आती? वह आज दफ्तर से जल्दी आ गया था क्योंकि उसका इरादा नीना के साथ समय बिताने का था। साहब जी, वह कह रही थी कि पौधों की छमटाई करनी है और तुमने उसकी बात मान ली। यह कहकर वह जल्दी से हवेली के पिछले हिस्से की ओर गया, लेकिन वहां दूर दूर तक उसका नाम ओ निशान नहीं था। हवेली का पिछला दरवाजा खुला हुआ था, यानी नीना वहां से बाहर जा चुकी थी। कहीं नीना की याददाश्त तो वापस नहीं आ गई? उसने बेइख्तियार सोचा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर ने कहा था कि उसकी याददाश्त वापस आने में कई महीने लग सकते हैं। समीर ने खुद को तसल्ली दी। अब उसने रुख बाहर की ओर किया तो थोड़े ही फासले पर नीना उसे कुछ बच्चों के साथ खेलती हुई नजर आई। वह उनके साथ क्रिकेट खेल रही थी। 18 साल की वह छोटी सी लड़की उस समय क्रिकेट खेलते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। समीर अपनी जगह ठहक कर रुक गया और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा, जहां दुनिया भर की मासूमियत फैली हुई थी। हटो, मुझे बोल कराने दो। जाने पहचाने मर्दाना। आवाज सुनकर नीना ने जो नजर उठाकर देखा तो पलटना भूल गई, क्योंकि वहां तो उसके समीर जी खड़े थे। बल्ला उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। उसने सोचा था कि वह समीर के दफ्तर से आने से पहले ही हवेली वापस चली जाएगी, क्योंकि वह जानती थी कि समीर को उसका हवेली से बाहर निकलना पसंद नहीं। कहीं ये मुझे फिर से सजा तो नहीं देंगे? उसने कांपते हुए सोचा। नहीं, इस बार मैं उनकी कोई भी सजा नहीं मानूंगी। समीर की दी गई सजा को सोचकर ही वह शर्म की वजह से लाल हो गई, क्योंकि समीर की सजाएं बहुत अनोखी थीं। वे सजाएं उसे शर्माने पर मजबूर कर देती थीं। समीर की सजाएं नीना के दिल की धड़कनें तेज कर देती थीं। अरे नीना जी, बोल फेंकिए, जरा हमें भी एक बोल कराने दीजिए। हम भी तो देखें कि आप कैसी खेलती हैं। समीर ने शरारती अंदाज में कहा। नीना दीदी, एक छक्का लगा दी, बच्चे ने कहा। नीना की तो सटी गुम हो गई थी। अपने सामने खड़े समीर को देखकर उसकी शख्सियत ही ऐसी थी कि नाजुक सी नीना की बोलती भी उसकी ताकतवर शख्सियत के आगे बंद हो जाती थी। छक्का तो अब मैं लगाऊंगा, लेकिन यहां नहीं, कमरे के अंदर ले जाकर, समीर ने दिल ही दिल में कहा। नीना ने बल्ला तो उठा लिया था, लेकिन उसके हाथ अभी भी थरथरा रहे थे। उसका वजूद भी आहिस्ता आहिस्ता कांप रहा था। वह यहाँ अक्सर ही इन बच्चों के साथ खेलने आ जाया करती थी, और आज यह बात समीर को मालूम हो चुकी थी, क्योंकि आज वह जल्दी हवेली वापस आ गया था। वह पहले ही गेंद पर आउट हो गई। शर्मिंदगी के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। समीर मजबूत कदम उठाता हुआ उसके पास गया और उसके हाथ से बल्ला लेकर जमीन पर फेंक दिया। सख्त पकड़ में नीना की नाजुक कलाई थामी। मना कर दिया था ना, हवेली से बाहर कदम नहीं निकालना, फिर बाहर क्यों निकलें? वह उसके कान के बिल्कुल करीब आकर आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था। समीर के वजूद से उठती हुई दिलफरेब खुशबू ने नीना के हवास को छा लिया था, और नीना का दिल जोरों से धड़कने लगा था। नीना को समझ नहीं आ रही थी कि उनकी शादी को इतना अरसा हो गया था, यहां तक कि उनका एक 8 माह का बेटा भी था। फिर वह समीर से इतनी क्यों शर्माती थी? उसके करीब आने पर उसकी हालत खराब क्यों हो जाती थी? हालांकि अब तो उसे समीर की शरारतों की और उसकी सोहबत की आदत हो जानी चाहिए थी। समीर की जरा सी छूह ने उसके बदन के अंदर एक सनसनी दौड़ा दी, और उस वक्त भी जब समीर ने उसका हाथ पकड़ा तो उसके पूरे बदन में एक सनसनी की लहर दौड़ गई। उसे हमेशा ऐसा लगता जैसे यह छूना
कोई पहला छूना हो। अब बोलती बंद क्यों हो गई तुम्हारी? कैसे निकली थी बाहर? वह गुस्से से पूछ रहा था। तो मैं आपकी गुलाम तो नहीं हूं ना, समीर जी? मेरा दिल अंदर घबरा रहा था, इसलिए बाहर आ गई, उसने जरा सी हिम्मत करके कहा। उसकी इस दिलेरी पर समीर की आंखों में एक चमक आ गई। होंठों के किनारे एक हल्की सी मुस्कान आई। नीना आहिस्ता आहिस्ता अपने खोल से बाहर निकलने लगी। उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। अरे समीर भाई, कहाँ ले जा रहे हैं हमारी दीदी को? अभी तो हमने खेलना शुरू किया था। अभी अभी तो हमें इतना मजा आ रहा था। एक 8 साल का छोटा बच्चा आगे की ओर आकर बोला। अब अपनी दीदी को भूल जाओ। यह सिर्फ मेरी बीवी है। यह तुम लोगों की कुछ भी नहीं लगती, समीर ने कहा। समीर भाई जलस हो रहे हैं। तुम जैसे बच्चों से जलने से अच्छा मैं किसी कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दूं, उसने चिढ़ते हुए कहा। समीर भाई, नीना का हाथ छोड़ दो। मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो उनसे शादी करूंगा। एक और बच्चा आगे आ गया। अरे छोटे, पहले बड़ा हो, उसके बाद शादी की बातें कर। और खबरदार, जो मेरी बीवी की तरफ किसी ने नजर डाली, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समीर ने कहा। समीर जी क्या कर रहे हैं? क्यों छोटे बच्चों से मुकाबला कर रहे हैं? नीना ने फौरन ही उन बच्चों की हमायत की। तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर उन बच्चों से? उसने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। मैं तो आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन प्यार का यह मतलब तो नहीं कि मैं सिर्फ आप तक सीमित होकर रह जाऊं, उसने आहिस्ता आहिस्ता कहा। उसका हाथ पकड़कर समीर ने उसे एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया। नीना कहाँ जा रही हो? साहब, साहब सोनू को देखती हूँ, वह जा गया होगा, नीना ने कहा, क्योंकि उसे पता था कि आज समीर उसे आज भी सजा दे सकता था। इसलिए वह बहाने ढूंढ रही थी कि किसी तरह समीर की नजरों से बच जाए। समीर ने नौकरानी को इशारा किया, तुम जाकर सोनू को देखो और कोशिश करो कि हमें डिस्टर्ब न करो। वह नौकरानी को हुक्म देता हुआ उसे वहां से भेज चुका था। नीना ने एक जोरदार मुक्का उसके सीने पर मारा। यह क्या बदतमीजी है? वह हमारे बारे में क्या सोच रही होगी? वह यही सोच रही होगी कि हम एक और बच्चा प्लान करने वाले हैं, समीर ने शरारती अंदाज में कहा। तो वह उसके चेहरे को देखकर रह गई। आप बहुत ही बेशर्म हैं। मेरे दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मामले में बेशर्म है। यह कहकर वह जरा आगे को झुकी। नीना तेजी से पीछे की तरफ हट गई। अरे, कहाँ जा रही हो? समीर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर वह हंसती हुई पूरे कमरे के गर्द चक्कर लगाने लगी। समीर उसे पकड़ने की कोशिश में नाकाम हो रहा था। तुम एक बार मेरे हाथ तो आ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। तुमने पहले भी मेरे हुक्म की खिलाफवर्जी की थी। सजा तो तुम्हें आज मिलकर ही रहेगी। आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे कभी भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। वह एक तरफ खड़ी होकर कांपते हुए बोली। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी, बस मीठा मीठा सा दर्द दूंगी। ऐसा दर्द कि तुम भी पूरी तरह मदहोश हो जाओगी। वह धीरे धीरे आगे की ओर आ रहा था। उसकी बाहों में उस समय एक नाजुक सी कली मौजूद थी, जो किसी भी पुरुष के ईमान को डगमगाने की शक्ति रखती थी। न चाहते हुए भी समीर उन कमजोर पलों में बहकने लगा था। उस समय भी उसका दिल कह रहा था कि सब कुछ भूलकर नीना को अपनी बाहों की गिरफ्त में ले ले और उसके अस्तित्व को अपने नाम की मुहर लगाकर हमेशा के लिए अपना बना ले। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि नीना से जो रिश्ता था वह उसे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देता था। नीना तो फिर कैसी सजा होगी? उसने धीमी आवाज में कहा। नीना ने हालांकि इतनी नादान भी नहीं थी कि समीर की बातों का अर्थ न समझ सके, फिर भी उसने जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश की। मैं तुम्हें बताता हूं, इतनी जल्दी क्या है? यह कहकर उसने प्यार से नीना की आंखों पर अपने होंठ रख दिए। तुम अपनी आंखें बंद कर लो जब तक कि मैं न कहूं तुम्हें अपनी आंखें नहीं खोलनी। नीना ने धीरे धीरे अपनी पलकें बंद कर लीं।
जिस दिन से वह अस्पताल से आई थी, यह पहली बार था कि समीर नीना के इतने करीब आ रहा था, वरना तो वह तरस गई थी समीर की निकटता के लिए। कभी-कभी रात को वह खुद आगे बढ़ती, तो समीर के करीब आती, उसे लपेटने की कोशिश करती, लेकिन समीर उसे खुद से अलग कर देता और कहता, नीना, अपने जज्बातों को संभालो, थोड़ी और बड़ी हो जाओ, फिर हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। मेरे करीब मत आओ। अगर मैं बह गया तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी नाजुक सी जान मेरा साथ नहीं दे पाएगी। नीना की बड़ी बड़ी आंखें चमकने लगती और वह कहती, लेकिन समीर, हमारा रिश्ता तो पहले ही शुरू हो चुका है। हमारा तो बच्चा भी हो चुका है, और बच्चा बिना रिश्ते के तो नहीं आ सकता। इतना तो मुझे भी पता है कि बच्चा पैदा करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इतनी भी नादान नहीं हूं मैं, वह मुंह फुलाकर कहती, और समीर उनकी बात सुनकर नजरें चुरा लेता। हाँ नीना, लेकिन वह एक बार की गलती थी, और अब वह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। इतनी कम उम्र में तुम माँ बनी थीं। डॉक्टर ने भी मुझसे नाराजगी जताई, और अब मेरा फैसला यही है कि जब तक तुम सही तरह से बालिग नहीं हो जाती, हम अपने रिश्ते को यहीं रोक देते हैं। नीना ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे पीछे हट गई। समीर अपने जज्बातों को कैसे संभालता था, यह तो वह ही जानता था, लेकिन आज का अंदाज कुछ अनोखा था। मदहोशी नीना के अंग अंग से फूट रही थी। अब अपनी आंखें बंद करो, जब तक कि मैं न कहूं। तुमने एक बार भी आंखें खोली तो तुम्हारी सजा 50% मजीद बढ़ जाएगी। वह कान के पास झुका और रहस्यमय अंदाज में बोला। साथ ही उसने धीरे से निना के कान की लौ को अपने दांतों की पकड़ में ले लिया। निना ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन समीर ने उसे एक बार फिर अपनी बाहों की गिरफ्त में ले लिया। तुम 1 इंच भी आगे नहीं हिलोगी। अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो भी हार जाओगी, और तुम्हारी सजा दोगुनी हो जाएगी। समीर, देखो, ये ज्यादती है। मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी सजा दे रहे हो आप। अरे मेरी जान, मैं तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाऊंगा, ने कहा। चुप रहो और कुछ न बोलो। अपनी आंखें बंद कर लो। थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करता रहूंगा, समीर ने कहा, और एक बार फिर नीचे झुका और धीरे धीरे उसे चूम लिया। नीना ने मजबूती से समीर का कॉलर पकड़ लिया। वह उसकी सांसों की कैद में आ चुका था। पहली बार समीर ने निना के नरम होठों को छुआ, और उसे एहसास हुआ कि आज जो कुछ भी हो रहा था वह पहले की तरह नहीं रहा। वह आज सब कुछ की हदें तोड़ देना चाहता था, क्योंकि आज की रात दिल की बेचैनी ने उसे मजीद छुपी रहने की अनुमति नहीं दी। निना ने अपनी आंखें मजबूती से बंद रखी थीं, क्योंकि उसे डर था कि अगर एक बार भी आंख खोली तो सजा दोगुनी हो जाएगी। समीर ने काफी देर तक उसे अपने घेरे में रखा। कभी वह नीचे की तरफ झुकता तो कभी ऊपर। निना ने कभी मजबूती से समीर का कॉलर थाम लिया तो कभी उसकी कमर, लेकिन समीर को तो जैसे कुछ होश ही नहीं था। वह आज हर हद को छू लेने की ख्वाहिश लिए आगे बढ़ रहा था। उसे तो बस यही मालूम था कि आज जो लड़की एक नज़र में ही दिल के बहुत करीब आ चुकी थी, उसे मजीद अपना लेने की ख्वाहिश ने उसे बेताब कर दिया था। समीर ने उसे छोड़ा तो वह गहरी गहरी सांस लेने लगी और अपना चेहरा उसके सीने की आगोश में छुपा लिया। निना, तुमने आंखें खोल दी, समीर ने चिढ़ाते हुए कहा। नीना ने डरते हुए कहा, नहीं, कृपया शर्म मत करो। हमारी डील पहले ही हो चुकी थी, और तुम जानते हो कि मैं जो कहता हूं उसे करके दिखाता हूं। यह कहकर समीर ने धीरे से उसकी कमीज का पिछला बटन खोल दिया। नीना घबराकर एक कदम पीछे हटी, लेकिन अचानक बिस्तर पर गिर गई। हाँ, मेरी जान, तुम मुझसे भी ज्यादा जल्दबाजी दिखा रही हो, समीर ने हंसते हुए कहा। नहीं समीर, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे सोनू की चिंता हो रही है। वह बहुत परेशान होगा। वह बहुत छोटा है, 8 महीने का मासूम बच्चा। उसे क्या पता कि माँ बाप क्या कर रहे हैं। हाँ, यही तो चिंता की बात है। लेकिन आज एक छोटी सी शरारत तो की जा सकती है। आज यह दिल
बहुत बेचैन है, समीर ने भावनाओं की तीव्रता के साथ कहा। पिछले 3 महीनों से वह अपनी भावनाओं को छुपाता आ रहा था, लेकिन आज धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी थी। वह दिल की गहराई से नीना से प्यार करता था और आज चाहता था कि यह प्रेम एक खूबसूरत अंदाज में आगे बढ़े, और अब इस लड़की को अपने नाम करना चाहता था। उसने उसकी कमर को पकड़कर नीना को उठाया और फिर से उसकी कमीज को। नीना बार बार उलझ रही थी, कभी दाईं ओर मुड़ने की कोशिश करती तो कभी बाईं ओर। लेकिन समीर ने यह देखा तो एक ठंडी सांस लेने के बाद अपनी कमीज उतारकर फेंक दी। यह तो धोखा है समीर, वह मासूमियत से बोली थी। उसके अंदाज को देखकर समीर को बेहद प्यार आया था। समीर के मजबूत और पुष्ट शरीर को देखकर नीना ने एक बार अपनी आंखें बंद कर लीं। समीर की काया बहुत मजबूत थी और यह देखकर उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। आप बहुत ही बेशर्म हैं, मेरी जान। अचानक उसकी नजर नीना की गर्दन पर मौजूद एक तिल पर पड़ी, तो समीर खुद को नहीं रोक पाया और उस तिल पर झुक गया। आज समीर भावनाओं में इतना बह गया था कि वह भूल चुका था कि उसका नीना के साथ कोई वैध रिश्ता नहीं है। जब इस पर से मदहोशी का भूत उतरेगा तो वह खुद अपनी नजरों में गिर जाएगा। उसे इस समय सिर्फ और सिर्फ नीना की नाजुकता और उसकी खूबसूरती दिखाई दे रही थी। उसने कमीज को थोड़ा नीचे किया तो नीना ने मजबूती से अपनी कमीज को पकड़ लिया। नहीं, प्लीज समीर, इससे नीचे नहीं। पता नहीं क्यों नीना का दिल अब आगे जाने से कतरा रहा था। हालांकि पहले तो वह खुद ही समीर के करीब जाने के लिए मचलती थी, लेकिन आज जब समीर ने आगे कदम उठाया तो उनका दिल एक अनजाने एहसास से धड़कने लगा, जैसे यह सब कुछ गलत हो रहा हो। मेरे दिल की जान, तुम पूरी की पूरी मेरी हो, तो इस तरह की हरकतें करके मुझे डराया मत करो और न ही मेरा मूड खराब करो। समीर के माथे की शक्लें मजीद गहरी हो गई थीं। समीर, मगर मुझे बहुत घबराहट हो रही है और बहुत अजीब भी लग रहा है। तुम्हारी आसानी के लिए ठहरो, मैं कमरे की रोशनी बुझा देता हूँ। यह कहकर उसने हाथ आगे की तरफ किया और कमरे की रोशनी बुझा दी। उसी वक्त दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। साहब जी, सोनू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वह बहुत बुरी तरह रो रहा है और शोर मचा रहा है। नौकर की आवाज सुनकर समीर का सारा जोश झाग की तरह बैठ गया था। उसे अपने बेटे से प्यार भी बहुत था और उसे सोनू की फिक्र भी बहुत ज्यादा लाहक हो गई थी। दूसरी तरफ नीना भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वह भी जल्दी से उठी और अपने कपड़े ठीक करने लगी। समीर उस वक्त तक कमरे से बाहर जा चुका था। नीना भी उसके पीछे भागती हुई गई थी। देखा तो सोनू को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। वह उसे लेकर अस्पताल गए। कुदरत की मेहरबानी की बदौलत वह सही वक्त पर अस्पताल पहुंच गए थे, जिसकी वजह से सोनू की जान बच गई थी। दरअसल सोनू अपनी मां की कमी को महसूस कर रहा था और फिर यह भी एक आदत की सूरत अख्तियार कर चुका था कि वह रोते हुए अपना सांस रोक लिया करता था। इतने छोटे बच्चे के लिए यह बहुत ही खतरनाक बात थी। नीना ने उसे अपने सीने से लगा लिया था। वह कभी उसके माथे को चूमती थी तो कभी उसके नन्हे नन्हे हाथों को। मेरा प्यारा बच्चा, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी जान, मेरा सब कुछ, वह उसे प्यार करते हुए कह रही थी। समीर ने उसे देखकर बेहिसाब उन दोनों की नजर उतारी थी। मैं इस लड़की के साथ बहुत गलत कर रहा हूं। इस लड़की को तो पता भी नहीं कि मैं उसके साथ यह सब कुछ बिना किसी रिश्ते के कर रहा हूं। उसे वह पल याद आने लगे जब वह शैतान के बहकावे में आ गया था और नीना के साथ सभी हदें पार करना चाहता था। शायद भगवान ने चाहा कि वह एक बड़ा गुनाह करने से बच जाए। यही वजह थी कि सोनू की हालत खराब हो गई और वह इस बहुत बड़े गुनाह को करने से रुक गया। समीर ने यह सब कुछ बेखुदी की हालत में सोचा और उसे खुद पर गुस्सा भी आने लगा और पछतावा भी होने लगा
کہ وہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر رہا تھا، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرے؟ اس کا دل تو بری طرح سے نینا کے پریم میں پھنس چکا تھا، اور یہ آج کی بات نہیں بلکہ تب کی ہے جب اس نے نینا کو پہلی بار دیکھا تھا۔ جب بھی اسے وہ پل یاد آتے تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھتی تھیں۔ یہ الگ بات تھی کہ بعد میں وہ نینا سے دور بھی ہو گیا تھا، لیکن نینا کو کبھی بھی اپنے دل سے الگ نہیں کر پایا تھا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ دل کی گہرائیوں میں بسا رہا، اور پھر 2 سال بعد ایک دن اس نے نینا کو دوبارہ دیکھا تو وہ خود کو روک نہیں پایا تھا۔ مجھے ایک میٹنگ کے لیے بھی جانا ہے۔ نینا نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور بیٹھ گئی، جبکہ ریا نے آگے کی سیٹ پر اپنا بیگ رکھا۔ ریا کا گھر پہلے آتا تھا، لیکن نینا کا بعد میں۔ یار تم فکر مت کرو، یہ بالکل تمہارے بھائی کی طرح ہی ہیں، یہ تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دیں گے۔ تم انہیں بتا دو، ابا گھر پر شور کر رہے ہیں، میں جا کر ان سے ملتی ہوں۔ ریا نے نینا کو تسلی دی تو وہ تھوڑی سی الجھن میں آ گئی، کیونکہ ریا کی موجودگی میں سمیر کے ساتھ سفر کوئی بری بات نہیں تھی، لیکن اکیلے ایک اجنبی کے ساتھ سفر کرنے میں اسے کچھ بے چینی ہو رہی تھی۔ سمیر نے گاڑی آگے لے جا کر ایک جگہ روک کر کہا، کیا میں آپ کا ڈرائیور ہوں؟ اس کے سوال پر وہ حیران رہ گئی۔ کیا مجھے اپنا ڈرائیور لگتا ہوں؟ اس نے اور کہا، تو پھر پیچھے کیوں بیٹھی ہو؟ آگے آ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ تھوڑی شرمندہ ہو گئی اور اپنا بیگ اٹھا کر آگے کی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ سمیر اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھ رہا تھا، جن کا وہ بہت سنکشپت انداز میں جواب دے رہی تھی۔ اسے اب نہیں پتا کیوں سمیر کی موجودگی میں عجیب سی الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے اس کے گھر کے سامنے چھوڑ چکا تھا۔ اس نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ جس لڑکی کو وہ پہلی نظر میں پسند کر لے گا، وہی لڑکی اس کی زندگی کی ساتھی ہوگی، اور نینا کا بھی شمار انہی لڑکیوں میں ہونے لگا تھا۔ تھوڑا وقت اور گزرا تو یہ راج بھی کھل گیا کہ نینا ایک اناتھ لڑکی ہے، جس کے ماتا پتا کا بچپن میں ہی ندھن ہو گیا تھا۔ اس کے چاچا چاچی نے اسے پالا تھا۔ اس کا کزن نیلیش سمیر کا دوست بھی بن گیا تھا۔ اب تو سمیر کا آنا جانا ان کے گھر میں لگ گیا تھا۔ ایک دن جب وہ ڈرائنگ روم میں پرویش کر رہا تھا تو اچانک ایک پانی سے بھرا غبارہ آ کر اس پر گرا، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ نینا کی شرارت تھی۔ وہ ایک پل کے لیے بھیگ گیا، اس کے سبھی کپڑے خراب ہو گئے تھے۔ نیلیش نے بھی پیچھے جا کر چھپ لیا تھا۔ وہ اپنی کزن نینا کی حرکتوں سے بخوبی واقف تھا۔ سمیر نے غصے سے چہرہ اٹھایا تو سامنے ہی وہ معصوم لڑکی کھڑی تھی۔ مجھے معاف کر دیجیے، میرا اندازہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سمیر کے دل میں کچھ ہوا، وہ اسے تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے ترنت بولا، کوئی بات نہیں، آپ چنتا نہ کریں، بس روئیے مت۔ نیلیش نے آشچर्य سے آنکھیں کھولی۔ یہ تو وہی ہے، آج تجھ میں یہ دیا کہاں سے آ گئی؟ پھر اس نے نینا کو دھمکی دی، تو دھیریہ رکھ، اور جیسے ہی پاپا آئیں گے میں پاپا سے تیری شکایت کروں گا۔ جو مرضی آ جائے میری شکایت لگا دو، لیکن میں تو صاف انکار کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ بال لہراتی ہوئی اپنے کمرے کی اور چلی گئی، کیونکہ ایک بات اسے بھی پتا تھا کہ سمیر اس کے خلاف گواہی نہیں دے گا، جس کا مطلب تھا کہ وہ سرکشت جگہ میں ہے۔ سمے کا کام تھا گزرنا، اور سمے تیزی سے بیتتا چلا گیا۔ سمیر کے پتا لندن میں رہتے تھے۔ اس کی ماں نے اسے 3 سال پہلے ہی چھوڑ دیا تھا، اور وہ اپنے دوسرے پتی کے ساتھ جرمنی چلی گئی تھی۔ وہ ایک ٹوٹے ہوئے پریوار کا حصہ تھا۔ ہمیشہ سے اس کی اچھا رہی تھی کہ وہ اپنے پورے پریوار کے ساتھ رہے، لیکن یہ اچھا کبھی پوری نہیں ہو سکی تھی۔ اس کے پتا کی طبیعت بہت خراب تھی۔ انہوں نے اسے واپس لندن بلا لیا تھا۔ دوسری اور نینا کے چاچا چاچی کے بیچ ہر روز نینا کی وجہ سے بحث ہوتی تھی۔ اس کی چاچی کو نینا سے نفرت تھی، اور وہ اسے گھر میں رکھنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ مجبوراً اس کے چاچا نے اسے ہاسٹل بھیج دیا تھا۔
16 साल की वह छोटी सी लड़की अकेले ही हॉस्टल की जिंदगी संभाल रही थी। वहां उसने बहुत कुछ सीख लिया था और जमाने की ठोकरों का मुकाबला करने लगी थी। जब समीर लंदन में अपने पिता के पास पहुंचा, तो वे अपनी जीवन की अंतिम सांसें ले रहे थे। उन्होंने अपने बेटे का हाथ मजबूती से पकड़ा और विनती की, मेरे बेटे, मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। मेरा सम्मान बचा लो। मेरे दोस्त की बेटी से शादी कर लो। हमारे सिवा उसका कोई सहारा नहीं है। समीर को लगा जैसे आसमान उसके सर पर आ गिरा हो। वह यहाँ अपने पिता को नीना के बारे में बताने आया था, लेकिन मरते हुए पिता की आखिरी इच्छा ने उसे हैरत की हालत में डाल दिया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इससे पहले कि वह कुछ कहता, डॉक्टर ने उसे बाहर बुला लिया। कृपया ऐसी बात न करें जिससे आपके पिता को मजीद फिक्र हो, वरना उनकी हालत और बिगड़ सकती है। फिलहाल जो कुछ भी वे कह रहे हैं, उसे मान लीजिए। वह बहुत धैर्य से डॉक्टर की बात सुनता रहा और फिर दिल की ख्वाहिश के खिलाफ पिता की बात मान ली। उसने अपनी पहली मोहब्बत का गला घोंटकर पिता की आखिरी इच्छा को पूरा कर दिया। उसने चुपचाप अपने पिता के दोस्त की बेटी से शादी कर ली। कोमल एक नंबर की बिगड़ी लड़की थी। इस बात का अंदाजा इसी शादी की पहली रात ही हो गया था। जब समीर ने उसके करीब आना चाहा, तो कोमल ने हाथ के इशारे से उसे रुकने को कहा। समीर ने हैरत से कोमल की तरफ देखा। क्या बात है कोमल? क्या तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं आया? समीर ने पूछा। उसकी बात को नजरअंदाज करके कोमल ने अपना सवाल किया। क्या तुम्हारे पास सुरक्षा की कोई चीज है? उसकी बात सुनकर समीर का मुंह हैरत से खुला रह गया। पहली रात की दुल्हन के मुंह से ऐसी बात सुनना शायद समीर ने सपने में भी नहीं सोचा था। सुरक्षा? लेकिन कोमल, हम तो पति पत्नी हैं, और अभी तो कोई सुरक्षा की चीज लेने की जरूरत नहीं। क्यों? ताकि अगले ही साल तुम मेरी गोद में अपना बच्चा डाल दो और मैं घर की चक्की की तरह पस जाऊं। मेरी सारी खूबसूरती खत्म हो जाए और तुम बाहर जाकर दिल लगाते फिरो। यही चाहते हो ना तुम? कोमल ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। समीर ने एक गहरी सांस ली और आगे आकर कोमल का हाथ थाम लिया। वह अपने रिश्ते की शुरुआत तिखास के साथ नहीं चाहता था। वह चाहता था कि यह रिश्ता मोहब्बत की बुनियादों पर आगे बढ़े और वह उसे जिंदगी भर निभाए। कोमल, तुम कैसी बातें कर रही हो? बच्चा तो हमारे घर की रौनक को मजीद खूबसूरत करेगा, हमारी मोहब्बत को मजीद ताकत देगा। बल्कि मुझे तो बच्चे बहुत पसंद हैं। मेरा दिल चाहता है कि जल्द से जल्द एक नन्हा मुन्ना बच्चा हमारे आंगन में खेले। नहीं, मेरे सामने ऐसी बातें मत करो समीर। मुझे यह सब पसंद नहीं। अगर तुम्हारे पास सुरक्षा की चीज है, तो बत्ती बुझा दो और मेरे करीब आ जाओ। समीर ने दिल की गहराई से आह भरी। उसने चुपचाप कपड़े बदले और सोफे की ओर चल दिया। दूसरी ओर कोमल भी बिस्तर की एक तरफ लेट गई। थोड़ी देर बाद उसकी गहरी सांसें कमरे में गूंजने लगीं, यानी वह नींद की वादियों की गहरी गोद में डूब चुकी थी। समीर काफी देर तक खुद को समझाने और बहलाने की कोशिश करता रहा। शादी की पहली रात, चाहे लड़का हो या लड़की, बहुत ही जोश और उत्साह से भरी होती है, और कुछ सपने समीर ने भी सजा लिए थे। लेकिन अब, जब उसकी दुल्हन उसके सामने मौजूद थी, तब भी वह उसके पास नहीं जा सका था। वह अपने जज्बातों को कैसे काबू में रख रहा था, यह वह ही जानता था। लेकिन अब उसके दिल में कोमल के प्रति एक गांठ बांध चुकी थी। उसके बाद समीर ने दोबारा कभी उसके पास जाने की कोशिश नहीं की। दोनों के बीच बातचीत भी बस नाममात्र की रह गई। जब तक समीर काम से घर आता, कोमल पहले से सो चुकी होती और वह अपना तकिया उठाकर सोफे की ओर चला जाता। शादी की पहली रात के बाद से उसे दोबारा कोमल की चाहत नहीं रही, क्योंकि शादी की पहली रात ही कोमल ने उसे बुरी तरह ठुकरा दिया था। और यह बात समीर की गैरत को बर्दाश्त नहीं थी। एक रात कोमल को खुद ही समीर की तलब महसूस होने लगी।
समीर सोफे पर सो रहा था। वह आहिस्ता आहिस्ता आगे आई और समीर के पहलू में बैठ गई। उसके नरम बदन के स्पर्श से समीर चौंक गया और उसने तुरंत आंखें खोलीं। जब उसने अपने पास कोमल को देखा तो उसे एक तीव्र आश्चर्य का धक्का लगा। उस समय वह दिल को लुभाने वाले अंदाज में सामने बैठी थी। उसने लाल रंग का गाउन पहन रखा था जिसकी डोरियां खुली थीं और कोमल की सुंदरता साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में जो भाव थे उन्हें समीर ने एक पल में भांप लिया। वह धीरे धीरे और आगे बढ़ी और अपनी कमीज के बटन खोलते हुए उसे चूमने लगी। पहले सीने को और फिर बेतहाशा चूमती चली गई। समीर तो जैसे अपनी जगह पत्थर बन गया था। कोमल ने एक बार फिर उसे एक नया झटका दिया। मुझे तुम्हारी जरूरत है समीर, कृपया मुझे सुकून दो, वह मदमस्त अंदाज में कह रही थी। समीर ने उसे झटक देना चाहा क्योंकि शादी की पहली रात ही तो कोमल ने उसे डांटकर भगा दिया था। फिर वह कैसे उसे अपने पास आने देता। मगर कोमल की नरम स्पर्श ने धीरे धीरे उसे मोह लिया। कोमल ने अपने नरम होंठ समीर के होंठों की ओर झुका दिए और धीरे धीरे उन्हें चूमने लगी। समीर भी अधिक देर तक खुद को नहीं रोक सका। उसने मदहोश होकर कोमल के कोमल शरीर को अपनी बाहों में ले लिया। कोमल ने समीर को बिस्तर की ओर खींच लिया। भावनाओं की तीव्र आंधी ने दोनों को बहा ले गई। लेकिन जब समीर अंतिम चरण की ओर पहुंचा तो कोमल ने एक पैकेट आगे कर दिया। पहले सुरक्षा, फिर आगे की बात। समीर अब ऐसी स्थिति में था कि कोमल से दूर रहना असंभव था और मजबूरन उसे कोमल की बात माननी पड़ी। धीरे धीरे समीर ने भी समझ लिया कि अगर कोमल अब भी बच्चा नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। लेकिन समीर को अंदाजा नहीं था कि कोमल एक आवारा स्वभाव की लड़की थी। उसकी कई लड़कों के साथ दोस्ती थी जिनके साथ वह घूमने जाया करती और देर तक बाहर रहती। कभी वह उनके साथ क्लब जाती तो कभी उन्हें घर की महफिल की शोभा भी बनाया करती। समीर यह सब देखकर आग की तरह जल जाता था। जिस दिन कोमल के साथ वादा किया था कि वह नीना की ओर कभी नहीं जाएगा बल्कि अपनी पत्नी के साथ वफादारी की जिंदगी बिताएगा, लेकिन पत्नी के व्यवहार ने उसे यह वादा निभाने की शक्ति भी छीन ली। कुछ समय बाद कोमल गर्भवती हो गई। समीर की जिंदगी के अंधेरे में एक किरण उतर आई कि शायद अब कोमल की जिंदगी बदल जाएगी क्योंकि एक माँ के लिए उसका बच्चा सब कुछ होता है। लेकिन यह समीर की एक गलत समझ साबित हुई। बच्चा पैदा करके भी कोमल ने जिम्मेदारियों को अपनाना नहीं चाहा। नहीं वह चाहती थी कि अपना सौंदर्य बर्बाद करे। डॉक्टर ने उसे बताया कि वह गर्भवती है तो कोमल का चेहरा आश्चर्य से सफेद हो गया। उसने एकदम कहा, मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए। डॉक्टर ने आश्चर्य से कोमल की ओर देखा। अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए था तो पहले से सावधानी बरतनी चाहिए थी। लेकिन अब चूंकि आप गर्भवती हैं तो मेरा सलाह यही होगा कि बच्चे को जन्म दें। ये आपका पहला बच्चा है। अगर आज इसे गिराया तो आगे चलकर भी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन कोमल ने जिद की, नहीं, यह मेरा अंतिम फैसला है। मुझे यह बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। गुस्से से पैर पटकती हुई वह अस्पताल से बाहर निकल गई और समीर को वहीं छोड़कर चली गई। समीर ने दिल की गहराई से एक आह भरी। वह अपने पिता की वजह से मजबूर था, लेकिन अब कोमल ने उसकी मजबूरी का अनुचित फायदा उठाना शुरू कर दिया था। समीर खुशियों की उम्मीद लेकर घर पहुंचा, लेकिन वहां आते ही कोमल ने उसे कॉलर से पकड़ लिया। मुझे यह बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए, समीर ने कहा, लेकिन ये हमारे प्यार का प्रतीक है। हमारी पीढ़ी आगे बढ़ेगी। खुदा से डरो। कोमल, यह अत्याचार मत करो। लेकिन कोमल ने 1 इंच भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। यह सब कुछ तुम्हारी गलती की वजह से हुआ। समीर, जब मैंने कहा था कि मेरे पास बिना सुरक्षा के मत आना, तो तुमने क्या किया? समीर ने कहा, गलती सिर्फ मेरी नहीं। उस रात तुम भी भावनाओं में बह गई थी।
और हमारे पास सुरक्षा के साधन भी नहीं थे। लेकिन जो भी हुआ वह हमारी किस्मत की मर्जी से हुआ। लेकिन कोमल ने यह मानने से इनकार कर दिया। उसने साफ कह दिया कि वह यह बच्चा हर हालत में गिरवा देगी। समीर ने पूरी रात अध्ययन कक्ष में बिताई। उसके दिल की गहराइयों में अपने मासूम बच्चे का चेहरा घूम रहा था। उसने दिल में ही फैसला किया कि किसी न किसी तरह उसे अपना बच्चा बचाना होगा। उसे पता था कि कोमल एक लालची लड़की है। अगली सुबह वह कोमल के सामने जा खड़ा हुआ। कोमल अस्पताल जाने की तैयारी कर चुकी थी। समीर ने कहा, कोमल, मैं तुम्हें एक प्रस्ताव करता हूँ। जो चाहो उतनी ही दौलत मांगो, लेकिन कृपया 9 महीने तक बच्चे को कोख से अलग मत करो। कोमल कुछ पलों के लिए ठगी रह गई। उसे अंदाजा था कि समीर के पास धन की कोई कमी नहीं है। यह एक अच्छा मौका था। वह जितना चाहे धन समीर से प्राप्त कर सकती थी और बाद में अपने प्रेमी राहुल के साथ एक भोगवादी जीवन बिता सकती थी। अगर उसके पिता ने मरने से पहले उसकी शादी समीर से नहीं की होती, तो वह कभी भी समीर से शादी नहीं करती, क्योंकि वह तो राहुल से प्यार करती थी। अब उसे राहुल के पास जाने का एक और मौका मिल रहा था। वह तुरंत मान गई। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा पैदा करके दूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे पूरे 5 करोड़ रुपए चाहिए। और बच्चा पैदा करने के बाद मेरा इस बच्चे से कोई संबंध नहीं रहेगा। समीर को और क्या चाहिए था? वह खुशी के मारे फिर से जी उठा था। एक समझौते का प्रस्ताव रखा गया, जिसके बदले समीर ने कोमल को 5 करोड़ रुपए देने का निर्णय किया था और यह वादा भी किया था कि वह उसे आजाद कर देगा, क्योंकि कोमल ने भी यही मांगा था। 5 करोड़ और फिर आजादी। यह सुनकर वह बहुत उत्साहित हो गई थी। उसे और क्या चाहिए था? एक भोगवादी जीवन। उसकी माँ को भी उसकी वास्तविकता का पता चल गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी से हर तरह का संबंध तोड़ लिया था। उन्होंने उसे पैसे देना भी बंद कर दिया था। इसलिए अब 5 करोड़ ही कोमल का अंतिम सहारा थे। लेकिन समीर जानता था कि ऐसी महिलाएं कितनी भी धनवान हो जाएं, हमेशा अधिक की इच्छा करती हैं। दूसरी ओर नीना के चाचा चाची भी उसे छोड़कर लंदन जाकर बस गए थे। वे अब अपने बेटे नीलेश के साथ हमेशा के लिए वहीं चले गए थे। चाचा ने एक अंतिम कोशिश की कि वह अपनी भतीजी को भी साथ ले जाए, लेकिन चाची ने साफ मना कर दिया। उसने दिलासा भी दिया था, चिंता मत कीजिए, हम हर महीने उसे पैसे भेजते रहेंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वह हॉस्टल में ही रहती रही और वहीं रहकर शिक्षा भी प्राप्त करती रही। उसके लिए वह माहौल अच्छा था। चाची हर महीने उसे कुछ पैसे भी भेजती थी, लेकिन वे बहुत ज्यादा नहीं होते थे। उसने अपने बच्चे को भी पढ़ाना शुरू कर दिया था। जैसे तैसे करके उसकी जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। दूसरी ओर समीर ने अपने बच्चे को दुनिया में लाने की तैयारियां पूरी कर ली थीं। वह बहुत खुश था। हालांकि कोमल इन 8 महीनों के दौरान बच्चे को अपने पेट में संभालते संभालते बहुत परेशान हो चुकी थी और समीर ने भी हर तरह से उसे सहारा दिया था। अगर 5 करोड़ का लालच न होता, तो कोमल कभी भी बच्चे को जन्म न देती। बस 5 करोड़ की आशा ने उसे आगे बढ़ने की शक्ति दी। लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। गर्भावस्था का 8वां महीना चल रहा था कि कोमल के पेट में तीव्र दर्द उठा। वह दर्द की तीव्रता की वजह से कराहने लगी और यह भी कोमल की गलती की वजह से हुआ था। अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने खूब शोर शराबा किया था, नशा भी किया था। समीर ने उसे बहुत रोका, लेकिन वह नहीं मानी। फिर नशे की हालत में उसका पैर फिसल गया और वह गिर गई। समीर उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन रात होते होते कोमल की हालत और बिगड़ती चली गई। समीर ने उसे एक बार फिर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन कोमल की हालत धीरे धीरे और खराब हो चुकी थी। डॉक्टरों की 1000 कोशिशों के बावजूद
बच्चे के जन्म के समय ही कोमल की मृत्यु हो गई। उसकी अंतिम रस्म की अदायगी के बाद समीर अपने 8 दिन के बच्चे को लेकर एक बार फिर भारत आ गया और भारत आकर एक अस्पताल में नौकरी भी कर ली। समीर धीरे धीरे आगे की राह की ओर बढ़ने लगा। उसने अपने बच्चे की देखभाल के लिए एक आया भी रखी। उसकी दुनिया अब सिर्फ एक ही थी, वह था सोनू। सोनू धीरे धीरे 8 महीने का हो चुका था। अपने बेटे की देखभाल के साथ साथ समीर ने अपना पेशा भी बखूबी अपनाया। वह एक बहुत बड़ा और मशहूर डॉक्टर बन चुका था। दूर दूर से मरीज आते थे। उसके हाथों में शिफा थी। जो कोई भी इलाज की खातिर आता वह ठीक हो जाता था। 2 साल बाद एक दिन अस्पताल के एक कमरे की ओर जाते हुए एक जानी पहचानी खुशबू ने उसे चौंका दिया। वह खुशबू, वह आहट उसने एक पल के लिए महसूस की, जैसे समय ठहर गया हो, जैसे दिल की हर धड़कन ने रुककर उसे सलाम किया हो। सामने मरीज के कमरे की खिड़की के पार एक कमजोर सफेद वजूद चादर ओढ़े बैठा था। उसकी आंखों की चमक खत्म हो चुकी थी। चेहरे पर कोई पहचान बाकी नहीं रही थी, मगर वह चेहरा तो वही था, वही जिसे बरसों पहले समीर ने दुआओं की सूरत में मांगा था, जो हमेशा से दिल की गहराइयों में बसा हुआ था। उसके दिल ने कहा, यही तो नीना है। उसने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला और धीरे धीरे अंदर प्रवेश किया। कमरे की फजा ने एक परासरार खामोशी को जन्म दिया, लेकिन दिल की चीखें थीं जो सुनाई दे रही थीं। नीना ने एक नज़र समीर की ओर डाली, लेकिन उनकी नज़रों में कोई चमक नहीं थी, कोई पहचान नहीं। वे आंखें, जो कभी समीर की आमद से रोशन हो जाया करती थीं, आज बिल्कुल खाली थीं। नर्स ने कहा, साहब, पता नहीं यह कौन है, कहाँ से आई? कोई रिकॉर्ड भी नहीं, क्योंकि यह अपनी याददाश्त खो चुकी है। अब चूंकि यह बिल्कुल ठीक हो चुकी है, तो अस्पताल की प्रशासन ने उसे अनाथालय भेजने का फैसला किया था। नहीं, अब वह कहीं नहीं जाएगी, समीर ने धीरे से कहा। उसने आगे आकर प्यार से नीना के चेहरे को छूते हुए कहा, नीना, कैसी हो? कोई तकलीफ तो नहीं? फिर उसने एक कहानी गढ़ ली कि नीना एक रात नाराज होकर घर से चली गई थी। उसने अपने बच्चे को और समीर को भी नजरअंदाज कर दिया। वह उसे 2 दिन तक ढूंढता रहा, लेकिन आज उसे पता चला कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसने अपनी याददाश्त खो दी। नीना ने यह सब कुछ सुना तो अपने दिमाग को जोर देने की कोशिश की, लेकिन उसे सिरदर्द की शिकायत होने लगी। समीर ने उसे तसल्ली दी, चिंता मत करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, तुरंत घर चलो, हमारा बेटा सोनू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नीना ने चुपचाप समीर का हाथ पकड़ लिया। उसे एक पल के लिए भी अजनबी नहीं लगा, बल्कि ऐसा महसूस हुआ जैसे वह व्यक्ति दिल की गहराइयों के बहुत करीब रहा हो। समीर उसे लेकर अपनी हवेली वापस आ गया। उसने सभी नौकरों को अपने सामने इकट्ठा किया और दो टूक लहजे में कहा, तुम सबको नीना को छोटी मालकिन कहकर पुकारना होगा और यही बताना होगा कि वह मेरी पत्नी है और सोनू हमारा बेटा है। लेकिन वह अंदर ही अंदर इस बात से भी परेशान था कि अगर नीना की याददाश्त वापस आ गई तो। कभी कभी वह स्वार्थी हो जाता और चुपके से दुआ करता कि नीना की याददाश्त कभी वापस न आए और हमेशा नीना उसके पास रहे, उसके करीब। समय तेजी से बीतता जा रहा था। नीना धीरे धीरे समीर और सोनू के बहुत करीब होती जा रही थी। सुबह जब उठती तो सबसे पहले समीर के लिए अपने हाथों से नाश्ता तैयार करती थी। धीरे धीरे उसे समीर के प्रति लगाव होने लगा था। वह चाहती थी कि समीर के और करीब आ जाए, लेकिन समीर ने एक दूरी बनाए रखी थी। लेकिन कभी कभी भावनाओं में बह जाता और फिर जल्दी ही खुद को संभाल लेता। उसे पता था कि नीना के साथ कोई वैध रिश्ता नहीं है। अगर कभी नीना की याददाश्त आ गई तो वह उसे आंखों से भी नहीं देख सकेगा। उसके लिए यही काफी था कि नीना उसके करीब है,
और सबसे महत्वपूर्ण यह कि वह बच्चे की देखभाल करती है। उस दिन भी सोनू रो रहा था। जब समीर अस्पताल से घर लौटा तो नीना की बिखरी हुई स्थिति ने उसे और भी परेशान कर दिया। ऊपर से सोनू का रोना उसे और चिंता में डाल गया। देखो ना समीर, सोनू को क्या हो गया है? बिल्कुल चुप नहीं हो रहा, भूखा होगा। तुम उसे दूध की बोतल दो। नीना ने बोतल दी, लेकिन वह मुंह से लगा ही नहीं रहा। समीर ने सोनू को अपनी गोद में लिया और उसे चुप कराने की कोशिश की। पिता का छूना पाकर कुछ पलों के लिए सोनू चुप हो गया, लेकिन वह अब भी धीरे धीरे सिसक रहा था और इन सिसकियों ने नीना का दिल डुबो दिया। समीर, एक बात पूछूं? उसने आहिस्ता से बच्चे की पीठ सहलाते हुए कहा। समीर, सोनू तो सिर्फ 8 महीने का है, तो फिर हम उसे डिब्बे का दूध क्यों देते हैं? क्या उसे मेरा दूध नहीं मिल सकता? माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होता है, नीना ने हिचकिचाते हुए कहा। नीना, तुम्हें अपना दूध पिलाने की क्या जरूरत? वह डिब्बे के दूध पर भी ठीक है। डॉक्टर ने कहा था कि सोनू की स्वास्थ्य की स्थिति की वजह से उसे डिब्बे का दूध ही देना चाहिए। समीर ने नजर चुराते हुए कहा। लेकिन तुम देख रहे हो ना समीर, सोनू की हालत कितनी खराब है। वह बहुत बेचैन है। अब मुझसे और नहीं देखा जाता। मुझे दें, मैं उसे अपना दूध पिलाऊंगी, नीना ने जोर दिया। उसकी जिद से समीर परेशान हुआ। वह सोनू को दूध कैसे पिला सकती थी? न तो सोनू उसका बेटा था और न ही वह कभी माँ बनी थी। वह अभी तक कुंवारी थी। उसने सोनू को समीर की गोद से ले लिया था, क्योंकि सोनू ने फिर से रोना शुरू कर दिया था। उसने बोतल सोनू के मुंह से लगाई तो सोनू ने दूध तुरंत बाहर निकाल दिया। देखा ना समीर, अब बस मुझसे और बर्दाश्त नहीं। आप कमरे से चले जाइए, मैं सोनू को दूध पिला लूंगी। यह कहकर उसने सोनू को अपनी गोद में लिया और अपना कुर्ता थोड़ा ऊपर किया। रुको नीना, ऐसा कुछ नहीं करोगी। समीर ने आगे आकर तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन क्यों समीर? आखिर वजह क्या है? मैं अपने ही बच्चे को अपना दूध क्यों नहीं पिला सकती? नीना, जिस समय तुमने सोनू को जन्म दिया, तुम्हारी हालत बहुत खराब हो गई थी और तब से डॉक्टर की हिदायत के अनुसार सोनू को डिब्बे का दूध ही देना चाहिए। अब एकदम से तुम्हारा दूध देना सही नहीं लगता। एक बार डॉक्टर से बात कर लेने दो, बाद में तुम उसे अपना दूध पिला देना। यह कहकर वह सोनू को अपनी गोद में लेकर बाहर चला गया। नीना ने एक गहरी सांस ली और चुप हो गई। सोनू के पेट में दर्द था और यही वजह थी कि वह कुछ खा पी नहीं रहा था। कुछ दिन दवा लेने के बाद सोनू ठीक हो गया था। एक दिन वे दोनों लॉन की घास पर एक साथ बैठे थे। नीना ने अपना सर समीर के कंधे पर रखा हुआ था। उन दोनों के एक साथ रहते हुए लगभग 2 महीने बीत चुके थे। इस दौरान समीर ने कोई भी हद पार नहीं की थी। वह उसे फूल की तरह छूता था, लेकिन आगे नहीं बढ़ता था, क्योंकि वह नीना की जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता था। अब वह इच्छा करने लगा था कि जितनी जल्दी संभव हो नीना की याददाश्त वापस आ जाए, ताकि वह उसे शादी की पेशकश कर सके। नीना, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? समीर ने धीरे धीरे बाल कान के पीछे करते हुए कहा। नैना ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, इतनी कि आसमान के तारे भी कम पड़ जाते हैं। क्या आप आसमान के तारे गिन सकते हैं? समीर ने तेजी से सर हिला दिया। तो यही समझ लीजिए कि मेरी प्रेम की कोई सीमा नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत गहरी, नैना ने कहा। नैना, तुम्हारा दिल नहीं करता कि मेरे और करीब आओ? पति पत्नी की कुछ जरूरतें भी तो होती हैं, जो एक दूसरे के बिना पूरी नहीं होती। क्या तुम्हें वह एहसास नहीं? समीर ने धीरे से उसके गाल को छूते हुए कहा। नैना ने एक झुरझुरी ली और तुरंत एक तरफ हट गई। मुझे बहुत शर्म आती है, समीर, और पता नहीं क्यों, जब आप मेरे बहुत करीब आते हैं तो मेरा दिल घबराने लगता है, नैना ने कहा। समीर ने दिल की गहराइयों से आह भरी, क्योंकि वह जानता था कि यह सब कुछ की वजह क्या है। अभी तक उन दोनों के बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं था, क्योंकि नैना ने
अभी तक यह एहसास छुआ ही नहीं था। वह अभी भी एक मासूम दिल की लड़की थी। नैना, मेरा दिल चाह रहा है कि हम एक बार फिर से शादी कर लें, समीर ने डरते डरते कहा। मगर समीर, हमारी तो पहले ही शादी हो चुकी है, नैना ने मासूमियत से कहा। हाँ, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि हम एक बार फिर से शादी की रस्में अदा करें, समीर ने कहा। लोग मजाक उड़ाएंगे कि बच्चे के जन्म के बाद शादी की जा रही है, नैना ने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी भी कितनी खूबसूरत थी, बिल्कुल उसी की तरह। उन दोनों को लॉन की ताज़ा हवा ने और ताज़ा कर दिया था। तभी एक नौकर भागता हुआ आया। साहब जी, नीलेश साहब आपसे मिलने आए हैं, नौकर ने कहा। नीलेश वर्षों बाद अमेरिका से वापस आया था। नीलेश का नाम सुनते ही समीर के दिल की धड़कन तेज हो गई और धीरे धीरे एक एक दृश्य, एक एक घटना, एक एक छुपी हुई चीज उसकी आंखों के सामने आती चली गई। नैना ने अपना सर जमीन की तरफ झुका लिया। धीरे धीरे सब कुछ एकदम से याद आ गया। डॉक्टर ने कहा था, कोई एक शब्द, कोई एक घटना, कुछ भी जो यादों की वापसी का कारण बन सकता था। और आज नीलेश ने आकर वह भूमिका निभाई थी। नैना ने शिकायत भरी नजरों से समीर की तरफ देखा। आपने मुझसे झूठ बोला, एक आवाज ने गहरी खाई से आती हुई लगी। समीर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन नैना ने कुछ भी नहीं सुना। वह भागती हुई कमरे की तरफ चली गई। 2 घंटे तक वह कमरे के दरवाजे को अंदर से मजबूती से बंद करके बैठी रही। न वह नीलेश से मिलने बाहर आई और न ही समीर की कोई आवाज सुनी। उसकी आंखों के सामने हर पल एक एक करके घट रहा था। समीर ने उसे कितनी प्रेम भरी नजरों से देखा था। फिर एक दिन समीर ने बिना कुछ बताए उसे अकेला छोड़ दिया था। नीना ने उसे बहुत याद किया, बहुत तड़पी। उसने तो समीर की नजरों में छुपे प्रेम को भी पढ़ लिया था। फिर आखिर समीर ने प्रेम का इजहार क्यों नहीं किया? उसने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? नीना को सब कुछ याद आ चुका था। सोनू, जो असल में उसका अपना बेटा नहीं था, और वह किसी दुर्घटना से घायल नहीं हुई थी, बल्कि हॉस्टल की एक लड़की ने, जो नीना की जगह लेने की कोशिश कर रही थी, उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। उस लड़की की सगाई हो रही थी, लेकिन लड़के ने दिल की आवाज सुनी और नीना को चुन लिया। यही बात उसकी रूममेट को बर्दाश्त नहीं हुई और आखिरकार उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की। उसने उसे धक्का दिया और बाद में किसी ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन कहा गया कि यह एक दुर्घटना थी। सुबह के समय समीर ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और कहा, अगर तुम अलग होना चाहती हो तो आज भी तुम स्वतंत्र हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, नीना, तुम्हारी अनुपस्थिति में मेरा दिल कभी चैन की नींद नहीं सो सकेगा, क्योंकि तुम मेरी दिल की धड़कन हो, मेरा सहारा हो। लेकिन इस बार जो भी फैसला तुम करोगी वह मेरा भाग्य होगा। जो कुछ भी किया, दिल की स्थिति के कारण किया। आज मेरा दिल बहुत शर्मिंदा है। मेरा दिल कभी भी तुम्हें दुख देने का इरादा नहीं रखता था, नीना ने आगे आकर धीरे से कहा। मेरे दिल ने बहुत पहले ही तुम्हें चुन लिया था। समीर, सोनू मेरा अपना बेटा नहीं, लेकिन मेरा दिल उसे अपना मान चुका है, क्योंकि माँ दिल की होती है, खून की नहीं। समीर ने पूछा, क्या तुम वास्तव में? नीना ने कहा, हाँ, आज से हमेशा के लिए तुम्हारी। समीर ने आगे आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों की आंखें भर आईं। नीना ने कहा, आज तुमने जो कहा, यह मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी खुशी की खबर है। आओ, आज से हमारी एक नई जीवन की शुरुआत होगी। फिर समीर ने बड़ी धूमधाम से नीना से शादी की और उसके सभी सपने पूरे किए। अब वह दुल्हन बनी, लेकिन पहले जैसी मजबूरी में नहीं, बल्कि दिल की खुशियों की दुल्हन। समीर ने दुल्हन की रीति के अनुसार एक सुंदर चेन उसे पहनाई, फिर धीरे धीरे उसे और करीब लिया और कहा, नीना, आज की रात हमारी जीवन की सबसे सुंदर रात होगी। नीना ने शर्माकर अपना चेहरा समीर की छाती में छुपा लिया। आप बहुत बेशर्म हैं,
नीना ने धीरे से कहा। समीर ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हारे प्यार ने मुझे बेशर्म कर दिया है, लेकिन यह बेशर्मी भी सुंदर लगती है, क्योंकि यह हमारे प्यार का प्रतीक है। जीवन बहुत सुंदर हो गया था। नीना ने सोनू को अपनी गोद में लिया, एक माँ की तरह, क्योंकि हालांकि उसने उसे जन्म नहीं दिया था, लेकिन मातृत्व की भावना की कोई सीमा नहीं थी। समीर का प्रेम दिन ब दिन और गहरा होता जा रहा था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और आगे की जीवन को एक सुंदर तरीके से जीने लगे।